क्या दोस्तों आपको पता है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? प्रतिवर्ष विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में WCB रिसर्च फाउंडेशन का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एंड्रिया मेजा। किस देश की है? मेक्सिको की। और रनर अप कौन रही है? तो जूलिया गामा मिस यूनिवर्स 2020 में रनर अप रही है। और पिछले साल मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? जोसेफिनी टुनजी ने जीता था। तो दोस्तों हमें याद रख लेना है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता। इमेज में आप देख सकते हैं यह है एंड्रिया मेजा। 69वीं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2020 के विजेता का ऐलान हो चुका है। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। और रनर अप कौन रही है? ब्राजील की जूलिया गामा। क्या नाम है? ब्राजील की जूलिया गामा यह मिस यूनिवर्स 2020 में रनर अप रहे। और आगे बात करें तो एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनाया, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एक पुरानी रस्म है जो पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी होती है उनके द्वारा ही यह वर्तमान में जो मिस यूनिवर्स बनती है इनको यह ताज पहनाया जाता है। तो एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनाया? पूर्व मिस यूनिवर्स जोसेफिनी टुनजी ने यह ताज पहनाया। इमेज में आप देख सकते हैं यह है जोसेफिनी टुनजी। और जोसेफिनी टुनजी ने यह एंड्रिया मेजा को ताज पहनाया। क्लियर? भारत की तरफ से ताज की दावेदारी कर रही 22 वर्षीय एडलिन कास्टेलिनो टॉप 5 में जगह बना पाई थी। तो भारत की तरफ से एडलिन कास्टेलिनो ने प्रतिनिधित्व किया और टॉप 5 में वो शामिल हो गई थी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में संपन्न हुई और इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल। और राफेल नडाल ने विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। मामला क्या था कि राफेल नडाल और रेली ओपेल्का का सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ। सेमीफाइनल में जीत गए राफेल नडाल। और इसी तरह नोवाक जोकोविच और लोरेंजो सोनेगो के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ जिसमें नोवाक जोकोविच जीत गए। और आखिरकार फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच आमने सामने भिड़े और आखिरकार राफेल नडाल ने यह खिताब अपने नाम किया है। यानी कि नोवाक जोकोविच रनर्स अप रहे और खिताब जीत लिया है यह राफेल नडाल ने। तो एक और भी क्वेश्चन बन सकता है, राफेल नडाल ने किसको हराकर पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने यह पुरस्कार जीत लिया है। और टेनिस प्लेयर वो किस देश से जुड़े हुए हैं वो भी हमें याद रख लेना चाहिए क्योंकि जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस प्लेयर है। तो हमें याद रख लेना है सर्बिया के टेनिस प्लेयर है और वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। कौन? नोवाक जोकोविच। और राफेल नडाल किस देश के टेनिस प्लेयर है? स्पेन देश के। तो रेली ओपेल्का वो अमेरिका के टेनिस प्लेयर है और लोरेंजो सोनेगो वो इटली के टेनिस प्लेयर है। तो आपको यह फैक्ट भी याद रख लेने चाहिए। सही है ना? ओके। और दोस्तों इसी तरह इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग के खिताब की बात करें तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है?
इगा स्विएतेक ने जीता। इमेज में आप देख सकते हैं यह है इगा स्विएतेक। तो इगा स्विएतेक किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? पोलैंड देश की खिलाड़ी है। और इगा स्विएतेक ने किसको हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है? वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इगा स्विएतेक ने फाइनल में किसको हराया? चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर यह खिताबी मुकाबला जीत लिया है। तो देखो दोस्तों, इगा स्विएतेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर यह खिताब जीत लिया और स्विएतेक ने अपना पहला WTA 1000 खिताब जीत लिया है। तो यह बात भी हमें याद रख लेनी चाहिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। ओ बाप रे, आज ही 18 मई यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने हेतु यह अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा यह दिवस मनाने का आयोजन किया जाता है और प्रति वर्ष इसकी एक थीम भी तय की जाती है। तो वर्ष 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या रखी गई है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्त करें और पुनः कल्पना करें। इंग्लिश में बोले तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। इसी थीम के साथ यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। ऑफिशियल इमेज को पढ़िए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जिसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। क्लियर? और कब मनाया जाता है? 18 मई को प्रति वर्ष मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या थी? पिछले साल थीम रखी गई थी समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेशन। इंग्लिश में बोले तो म्यूजियम ऑफ इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन 2020 की थीम थी। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन कब से किया जा रहा है? वर्ष 1977 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो कैसा लग रहा है? अच्छा, वेरी नाइस। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में वाईफाई सुविधा को प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन बना? दोस्तों, हाल ही में वाईफाई सुविधा को प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है हजारीबाग। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हजारीबाग। गूगल और रेलटेल के सहयोग से यह हमारे भारत देश के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर फ्री वाईफाई सेवाएं अवेलेबल करवा दी गई है और ऐसे 6000 रेलवे स्टेशनों पर यह सेवा उपलब्ध है और 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है हजारीबाग। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हजारीबाग। क्लियर? 15 मई 2021 को पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड स्थित हजारीबाग जिला के तहत हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर वाईफाई शुरू किया गया और इसके साथ ही हजारीबाग का यह रेलवे स्टेशन 6000वां वाईफाई की सुविधा वाला रेलवे स्टेशन बन गया। तो रेलवे स्टेशन का नाम हमें याद रख लेना है, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। ओके, और इस घटना से जुड़े हुए और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा देने का अपना सफर कब शुरू किया था? जनवरी 2016 में यह सफर शुरू हुआ और इस योजना के तहत सबसे पहले वाईफाई की सुविधा कहां दी गई थी? सबसे पहले मुंबई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा दी गई थी। और जब 5000वां रेलवे स्टेशन बना था तब भी मैंने आपको बताया था कि वाईफाई की सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां रेलवे स्टेशन कौन बना? पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन 5000वां वाईफाई की सुविधा वाला रेलवे स्टेशन बना था। और रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करती है। ओके, और दोस्तों जब भी रेलवे की बात आती है तो इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हर बार नए क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूं। आज 3 और नए क्वेश्चन। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु।
व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहां स्थित है? बेंगलुरु शहर में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहां चली थी? दिल्ली और बेंगलुरु के बीच भारत की पहली क्रांति रेल चली थी। तो यह क्वेश्चन भी हमें याद रख लेने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में पानीपत के गांव बाल जाटान के पास 500 बेड की कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया? हरियाणा के पानीपत के गांव बाल जाटान के पास 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर दोनों ने संयुक्त रूप से किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय के मंत्री है? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान, और श्री मनोहर लाल खट्टर बोले तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री। दोनों ने संयुक्त रूप से इस कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज और करनाल लोकसभा सांसद श्री संजय भाटिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। और अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण हरियाणा सरकार ने किसके सहयोग से किया है? तो हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से यह 500 बेड वाला अस्पताल तैयार किया है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके लिए गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। तो यह कंपनी दोस्तों इस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। और अस्थायी कोविड अस्पताल का नाम क्या रखा गया है? गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड अस्पताल, इस अस्पताल का नाम रखा गया है। ओके, और छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सुनील जैन का निधन हो गया, वे कौन थे? सुनील जैन एक वरिष्ठ पत्रकार थे जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुनील जैन एक जाने माने पत्रकार थे। जाने माने पत्रकार और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक सुनील जैन का कोरोना से एम्स दिल्ली में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। और सुनील जैन गिरिलाल जैन के पुत्र थे। और गिरिलाल जैन 1978 और 1988 के बीच भारतीय अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे। उनके पुत्र का नाम सुनील जैन, वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक थे जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया कौन होता है? दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सुर्खियों में इसीलिए आई क्योंकि हाल ही में तौकते नामक चक्रवात जिसका खतरा गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक पर मंडरा रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो टीमें हैं वो तैनात की गई है और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका मुखिया होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ ने 6 राज्यों में नौकाओं, ट्री कटर, टेलीकॉम उपकरण से लेस 42 दल पहले ही तैयार कर दिए हैं और 26 दल रिजर्व में रखे गए हैं। और भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसका मुखिया है प्रधानमंत्री। और दोस्तों, हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है जहां पर यह टीमें तैनात रहती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया था, वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत में हिंद महासागर सुनामी 2004 में आई थी, गुजरात में 2001 में भूकंप आया और ओडिशा सुपर साइक्लोन 1999 में आया। तो यह सभी घटना के बाद इसका गठन किया गया था और एनडीएमए औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार गठित किया गया था। तो दोस्तों, इसी तरह एनडीएमए का गठन किया गया, इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया। और भारत के विभिन्न राज्यों में इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर यह टीमें तैनात रहती है। तो देखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करता है। एनडीआरएफ की बटालियनें देश भर में 9 विभिन्न स्थानों पर तैनात रहती है। 2 स्थान प्रस्तावित है जहां पर भी एनडीआरएफ बटालियनें तैनात की जाएंगी और इसी तरह हमारे भारत देश में ऐसे स्थान हो जाएंगे 11। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
WCB रिसर्च फाउंडेशन का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? WCB रिसर्च फाउंडेशन का प्रथम पुरस्कार साक्षी कैलाश वो ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साक्षी कैलाश वो। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह कौन है? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के जीव विज्ञान और कीटाणु विज्ञान की छात्रा साक्षी कैलाश वो ने आलसी भालू पर कहानी लेखन के लिए WCB रिसर्च फाउंडेशन का प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। और आलसी भालू पर लिखी हुई कहानी पर एक एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट एनिमेशन फिल्म भालू संरक्षण समझदारी से साझेदारी, और इसकी स्टोरी लिखी है साक्षी कैलाश वो ने। तो साक्षी कैलाश ने भारतीय भालुओं की दुर्लभ प्रजाति आलसी भालू पर अनुसंधान कर रहे अपने 2 प्रोफेसरों के स्टे होम चैलेंज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक स्टोरी लिखी और WCB रिसर्च फाउंडेशन का प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। नाम मत भूलिएगा, साक्षी कैलाश वो। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? यह है हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जिसका नाम है तेजस्विनी शंकर, और तेजस्विनी शंकर का संबंध ऊंची कूद से है, यानी कि हाई जंप से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊंची कूद। लेकिन यह तेजस्विनी शंकर सुर्खियों में क्यों आए? तो देखो, ऊंची कूद एथलीट तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका में बिग 12 आउटडोर ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। शंकर ने 2.28 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन से चूक गए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 2.33 मीटर था, लेकिन छलांग लगाई 2.28 मीटर की। यानी कि तेजस्विनी शंकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो आपको याद रख लेना है, तेजस्विनी शंकर एक ऊंची कूद एथलीट है। इमेज में आप देख सकते हैं। और कहीं पर दोस्तों न्यूज में तेजस्विन शंकर लिखा है, तेजस्विन शंकर आए तो भी हमारा यह ही आंसर होना चाहिए। क्लियर? 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था कोरोना काल में लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा मुहैया करा रही है? दोस्तों, आरोग्य भारती नामक संस्था कोरोना काल में लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा मुहैया करा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरोग्य भारती। आरोग्य भारती कोरोना प्रभावित लोगों को काढ़ा और भोजन भी मुहैया करा रही है। संस्था ने आयुष 64 दवा के करीब 40,000 पैकेट दिल्ली में बांटे हैं, और संस्था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी काम कर रही है। यानी कि हमारे भारत देश में बहुत से आरोग्य भारती जैसे संस्थान या तो NGO है, वो कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे भारत देश की हेल्प कर रहे हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हो गया, वे कौन थे? MS नरसिम्हन हमारे भारत देश के एक जाने माने गणितज्ञ थे, जिसका हाल ही में 88 साल की आयु में निधन हो गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, MS नरसिम्हन एक जाने माने गणितज्ञ थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन का 16 मई को निधन हो गया। नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के लिए जाने जाने वाले गणितज्ञ, विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। वह 88 वर्ष के थे, और किस कारण से निधन हो गया है वो अभी पता नहीं चला है, लेकिन हमें याद रख लेना है कि प्रोफेसर MS नरसिम्हन एक जाने माने गणितज्ञ और किंग फैसल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे, जिसका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद से शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहिद जमील। इमेज में आप देख सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, इसके खिलाफ सरकारें लगातार जंग लड़ रही है। इसी बीच सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने भारतीय SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया के वैज्ञानिक सलाहकार समूह के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हमें याद रख लेना है, शाहिद जमील ने कोविड-19 की जो टास्क फोर्स का गठन किया था, उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और शाहिद जमील एक सीनियर वायरोलॉजिस्ट है। 13वां क्वेश्चन, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर
प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चीन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और इसका उपनाम आमतौर पर नताशा है। यानी कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स का एक उपनाम है नताशा और इसी नाम से भारत देश में यह प्रचलित है। और सिंथेटिक कैनबिनोइड्स सबसे अधिक दुरुपयोग वाले नए मनोसक्रिय पदार्थों में से एक बन गया है। ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग जानबूझकर चोटों और खराब ड्राइविंग जैसी घटनाओं को जन्म देता है और इसीलिए चीन देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें चीन देश की तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और इसी घटना को लेकर भी चीन सुर्खियों में रहा है। चीन का जुरोंग नाम का रोवर धरती से उड़ा और सीधे मंगल ग्रह की सतह पर उतरा और तियानवेन-1 मिशन के तहत दोस्तों चीन का यह मंगल मिशन और मंगल मिशन में यह जुरोंग नामक रोवर भेजा गया जिसका हाल ही में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, जो बात मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वुमन सिटिंग नियर अ विंडो 1932 में बनाई गई यह पेंटिंग किस चित्रकार की पेंटिंग है। इमेज में आप देख सकते हैं वुमन सिटिंग नियर अ विंडो, यह पाब्लो पिकासो द्वारा 1932 में बनाई गई पेंटिंग जो हाल ही में तकरीबन 700 करोड़ रुपए में सिर्फ 20 मिनट में बिक गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाब्लो पिकासो। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, वो है सैनवा संजय और आरती मकवाना। इन दोनों सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। थैंक यू सो मच। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है नीलम अग्रावत, चौधरी प्रतीक, प्रिंसी फ्रॉम सुरेंद्र नगर के खितला से, हैरी आसोडिया और जॉय कुमार। इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो शैलेश कुमार तबियाड ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया और पूरे सेंटेंस में हमेशा आंसर देते हैं शैलेश कुमार तबियाड। थैंक यू सो मच। सागर चावड़ा, मयूरी अशोक परमार, रोशनी प्रजापति, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हर साल 17 मई को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 17 मई को इन 4 ऑप्शन में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।